हाय सोल्जर्स, गुड मॉर्निंग सभी फ्रेंड्स। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं हमारे सभी फ्रेंड्स अच्छे ही होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक क्या है? टॉपिक तो वही अपना चल रहा है इस समय, तो करेक्शन एंड डिटेक्शन, यानी कि इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस को इम्प्रूव कैसे करते हैं, अलग अलग तरीके से आप लोग अच्छी तरीके से सीख रहे हो, ये आपको पता है। और मैंने टॉपिक मेरा चल रहा था पहले कि नाउन मैंने सिखाया कि नाउन को इम्प्रूवमेंट कैसे करते हैं। इसके बाद डिटर्मिनर मैंने सिखाया कि डिटर्मिनर में अगर कोई गलती है तो उसको कैसे सही करते हैं, ये आपने अच्छी तरीके से सीखा। अब इसके बाद प्रोनाउन टॉपिक मैंने स्टार्ट किया। प्रोनाउन टॉपिक हर वो चीज़ आपको समझाई गई, कुछ भी मैंने छोड़ा नहीं, कुछ भी बचाया नहीं जो आपने सीखा ना हो प्रोनाउन टॉपिक में। आज की प्रोनाउन की क्लास लास्ट क्लास है, इसके बाद से प्रोनाउन ख़त्म होता है। फिर इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कल से वर्ब, कि अगर कोई सेंटेंस दिया है, नाउन भी उसमें सही है, प्रोनाउन भी सही है, इसके बाद डिटर्मिनर की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें अब प्रॉब्लम क्या है, तो अगर प्रॉब्लम किस में होती है, वर्ब में करेक्शन करना होता है, वर्ब में दिक्कत होती है, तो उसको कैसे सही करेंगे, किस प्रकार से सही कर। ऐसा तो सही करने का तरीका होता नहीं, जैसे मन हुआ वैसे सही कर दो। उसके लिए भी एक कॉन्सेप्ट होता है, ट्रिक्स होती हैं, कुछ चीज़ें ज़रूरी होती हैं, रूल होते हैं, उनको ज़रूरी होता है लर्न रखना, याद रखना, अपने दिमाग में बैठाना ज़रूरी होता है कि इस प्रकार से इनको सही करते हैं। तो फ्रेंड्स, कल से हमारा टॉपिक चलेगा वर्ब का। वर्ब में ऐसा कुछ भी नहीं बचेगा जो आपने सीखा ना हो। आज ख़त्म करेंगे प्रोनाउन, और इसके बाद फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक ये पहुंचा दीजिए बात कि संडे जो क्लास होगी वो स्पेशल क्लास होगी, स्पेशल क्लास ऑफ द वीक उसको बोलो आप, कि सप्ताह की सबसे स्पेशल क्लास होगी, क्योंकि उसमें हम बताने वाले हैं आपको क्या, वोकैब्स। अब वोकैब्स को किस प्रकार से तैयार करते हैं इसका तरीका बताएंगे, क्योंकि उसका कोई एक लिमिट नहीं है, सीमा नहीं है, कितनी है 1000 न 10,000 न 1,00,000, उसकी कोई सीमा नहीं, कहीं से भी वोकैब्स आ सकता है। तो इतनी ब्राइट टॉपिक को एक छोटे से तरीके से हैंडल करना बहुत बड़ी बात हो जाती है भाई। परेशान मत होइए, आपको ऐसे ऐसे ट्रिक्स बता देंगे याद करने के लिए वोकैब्स, कि एक बार में ही आपको जाने कितनी वोकैब्स याद हो जाएंगी। बस एक हौसला बना करके, एक उम्मीद बना करके हमारे साथ जुड़िए। कहते नहीं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, थक कर ना बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। सब कुछ मिलेगी भाई, बस एक टाइम से मिलेगी। मेहनत करते रहिए, प्रैक्टिस कर। जितना मैंने करवा दिया, वॉइस की मैंने क्लास ली, और इसके बाद में नरेशन मैंने पढ़ाया कि मैराथन क्लास कराई, तो वहाँ से आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए मैराथन क्लास से। और इसके बाद अगर कॉन्सेप्ट सीखना है तो क्लास से सीख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में सारी वीडियो पढ़िए, वहाँ से आप लोग वीडियो देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्लास को। आज ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम लोग, जैसे होता है ओल्डर सुना होगा, ओल्डेस्ट सुना होगा, इल्डर सुना होगा, इल्डेस्ट सुना होगा। कुछ वर्ड जैसे मैंने बोल दिए, ये हम लोग सोचते हैं यार इनका यूज कहाँ पे करें, कहाँ पे इल्डर लिख दें, कहाँ पे ओल्डर लिख दें, कहाँ पे इल्डेस्ट लिख दें, कहाँ पे ओल्डेस्ट लिख दें। एक मन में ख्याल आता है कि कहाँ पे लिखना है, कैसे लिखें, इनका यूज किस प्रकार से है, इनके साथ प्रीपोजिशन कौन सा आता है डिग्री ऑफ कंपैरिजन में। तो ये हमारा जो डाउट है, बहुत बड़ा डाउट हो जाता है कभी कभी, कि कहाँ पे ओल्डर लिखना है, कहाँ पे इल्डर लिखना है, कहाँ पे इल्डेस्ट लिखना है, कहाँ पे ओल्डेस्ट लिखना है। ये टॉपिक जो है इसको छोटा मत समझ के चलिए, क्योंकि हर छोटा टॉपिक अपने आप में एक वैल्यू रखता है, इम्पोर्टेंस रखता है। प्रोनाउन टॉपिक चल रहा है, आज से प्रोनाउन टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद आपकी क्लास चलेगी वर्ब की, पार्ट्स ऑफ स्पीच के जितने भी पार्ट हैं हम आपको करेक्शन एंड डिटेक्शन में सब कुछ समझाने वाले हैं। बस एक पैशंस के साथ में, एक लगन के साथ में, एक उम्मीद के साथ में अगर हमारे साथ जुड़े हो तो बस डट करके बस चलते रहिए, साथ में प्रैक्टिस करते रहिए। आपकी यहाँ पे हर वो चीज़ एग्ज़ाम के पहले क्लियर होने वाली है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करते रहिए, पहुँचाते रहिए। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो जिस भी हमारे सोल्जर्स ने भी क्लास को लाइक ना किया हो तो लाइक तो बनता ही भाई, तो लाइक कर दीजिए। इसके बाद आगे देखते हैं।
कहते हैं जीतने का मज़ा तब आता है जब सभी आपके हारने का इंतज़ार कर रहे हैं। इसका मतलब समझे ना कि जीतने का मज़ा तब आता है जब सभी आपके हारने का इंतज़ार कर रहे हैं। आज की मेरी टैगलाइन समझ लीजिए इसको। जब आपके मान लीजिए नाइबर वगैरह होते हैं या फिर और कोई दूसरा ये सोचने लगते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते, आप ये प्रूव नहीं कर सकते कि आपके अंदर टैलेंट है, उसको करके दिखा सकते हो, तो कब प्रूव करना है? तभी प्रूव करना है जब आपको ये लोग समझ लें कि तुम कुछ नहीं कर सकते हो। तो उनके सामने कुछ ऐसा करके दिखाओ, कुछ ऐसा प्रूफमेंट लेकर के आओ उनके सामने कि उनको भी लगे, बोलने पर वो मजबूर हो जाए, जो तुम्हारे साथ अभी नहीं है वो कल तुम्हारे पीछे खड़े हों। तो आइए देखते हैं, प्रोनाउन टॉपिक चल रहा है। प्रोनाउन टॉपिक में मैंने बोला, देखो ये कॉन्सेप्ट है, इसको नोट कर लीजिए, नोट्स बनाते रहिए। इल्डर लिखा है, इल्डर। हम इनका यूज़ सिखाएंगे अभी आपको बहुत अच्छी तरीके से, एक बार में आप सीख जाओगे कि कहाँ पर इनका यूज़ करते हैं। ये लिख दिया मैंने इल्डर, इसके बाद में इल्डेस्ट, इल्डेस्ट यहाँ पर देख लीजिए मैंने लिख दिया ये इल्डर लिख दिया। इसके बाद में ये लिखा है इल्डेस्ट, इल्डेस्ट। ये लिखा है आपका ओल्डर, ओल्डर, और ये लिखा है आपका ओल्डेस्ट। अब इनका यूज कहाँ पे होता है, कहाँ पर इनके साथ कौन सा प्रीपोजिशन आता है डिग्री ऑफ कंपैरिजन में, एक झटके में सीखने वाले हो। एक बात जरा सी बताएंगे आपको और तुरंत आप सीख जाओगे। आज के पहले कभी ये नहीं सीखा होगा कि इसका यूज किस प्रकार से करते हैं। देखो भाई, अगर इल्डर लिखा है, इल्डेस्ट लिखा है, इल्डर आता है दो के लिए, इल्डेस्ट आता है दो से अधिक के लिए, ओल्डर आता है दो के लिए, ओल्डेस्ट आता है दो से अधिक के लिए। अब देखो कहाँ पे इल्डर आएगा और कहाँ पे ओल्डर आएगा। ये बताता है आपके ब्लड रिलेशन को, ब्लड रिलेशन यानी कि खून का रिश्ता, जिसको बोलते हैं खून का रिश्ता। ब्लड रिलेशन शो करता है कौन? इल्डर और इल्डेस्ट ब्लड रिलेशन शो करता है। एक ही परिवार के लोगों की बात हो रही होगी, उसको बोलते हैं ब्लड रिलेशन यानी कि खून का रिश्ता। यहाँ पर नो ब्लड रिलेशन, नो ब्लड रिलेशन। बस ये कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठा लीजिए, इसके बाद आपको हर वो चीज़ क्लियर होने वाली है। बाय एग्जाम्पल के थ्रू जब हम आपको एग्जाम्पल समझाएंगे तुरंत ही आपको वो चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो मैंने क्या बोला, इल्डर जो होता है और इल्डेस्ट जो होता है ये ब्लड रिलेशन को शो करते हैं। इल्डर जो होता है फॉर 2 एंड इल्डेस्ट जो होता है मोर देन 2। इसी प्रकार देखते हैं ओल्डर जो होता है वो नो ब्लड रिलेशन, कोई भी रिश्ता नहीं होता है, वो भी कैसा? परिवार का यानी खून का रिश्ता नहीं होता। ओल्डेस्ट नो ब्लड रिलेशन मोर देन 2। अब देखो इल्डर जो होता है और इल्डेस्ट जो होता है, इनके साथ प्रीपोजिशन कौन सा शो करते हैं ये देखना है। इल्डर और इल्डेस्ट के साथ में, इल्डर के साथ में ये जो है कंपैरेटिव डिग्री चल रहा है। कंपैरेटिव डिग्री में हम लोग क्या लिखते थे? देन लिखते थे। बट इल्डर जो लिखा है, इल्डर के साथ में आता है 2 आता है प्रीपोजिशन इसके साथ। इल्डर के साथ में 2 आता है और ओल्डर के साथ में क्या आता है? देन आता है। इल्डर के साथ में 2 आता है, ओल्डर के साथ में देन आता है। और इल्डर जो इल्डेस्ट होते हैं ब्लड रिलेशन शो करते हैं, एक परिवार की बात बताते हैं और यानी कि खून का रिश्ता इसमें होता है। ओल्डर जो होता है, ओल्डेस्ट जो होता है, इसमें नो ब्लड रिलेशन, यहाँ पे क्या आता है? देन आता है प्रीपोजिशन। तो ये जितनी मैंने बात बताई, एक छोटा सा टॉपिक है, इस छोटे से टॉपिक को एक बार दिमाग में बैठा लीजिए, इसके बाद आप कोई भूलने वाले नहीं हो कि इनका यूज कहाँ पर करते हैं, कैसे करते हैं। इनके साथ डिग्री ऑफ कंपैरिजन में जब कंपैरेटिव डिग्री हो गई, उनके साथ में जब प्रीपोजिशन लेकर के आएंगे कौन आएगा? इल्डर के साथ में 2 आता है, ओल्डर के साथ देन आता है।
तो इतनी बात आप लोग अच्छी तरीके से सीख गए होंगे कि कहाँ पर किसके साथ आता है क्या, कहाँ पर यूज होता है, कब क्या होता है, ये आपने सीख लिया अच्छी तरीके से। अब सीखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। एग्जाम्पल के थ्रू सीखते हैं कि कैसा एग्जाम्पल होगा। आप लोग एक झटके में सीखने वाले हो। मुझको उम्मीद है जब आपने ये कॉन्सेप्ट अच्छे से सीख लिया, जिस भी हमारे सोल्जर्स को अगर ये कॉन्सेप्ट ना समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर के ये बता दीजिए कि सर हमको ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया। हम उसको दोबारा ऐसी तरीके से समझा देंगे, दिक्कत नहीं होने वाली है अगर जिस भी हमारे सोल्जर को समझ में आ गया हो। आगे देखते हैं। फिर भी देख लीजिए, मैंने बोला इल्डर जो होता है पार्ट 2, दो के लिए आता है ब्लड रिलेशन शो करता है। मैं हो गया, मेरा भाई हो, क्या हो गया, ब्लड रिलेशन। आप हो गए, आपके पापा हो गए, आपका भाई हो, क्या हो गया, ब्लड रिलेशन, खून का रिश्ता है, एक परिवार के लोग हैं आप। इल्डेस्ट जो होता है मोर देन टू, दो से अधिक के लिए। और इल्डर जो होता है, इल्डर के साथ कंपैरेटिव डिग्री में देन ना लगा करके टू लिखते हैं। और यहाँ पर ओल्डर जो होता है, यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री में देन ही लिखा जाता है। यहाँ पे नो ब्लड रिलेशन। और देखो जो इल्डर और इल्डेस्ट जो होता है, ये किसके लिए आता है, ये आता है पर्सन के लिए, पर्सन के लिए आता है, ये पर्सन के लिए आता है इल्डर। और इल्डेस्ट ये किसके लिए आता है, पर्सन के लिए। और ओल्डर जो ओल्डेस्ट होता है, ये दोनों के लिए आ जाता है, ये पर्सन के लिए भी आता है और थिंग्स यानी वस्तुओं के लिए भी आता है। निर्जीव वस्तुएं जो होती हैं, पर्सन एंड थिंग्स दोनों के लिए यूज, पर्सन एंड थिंग्स दोनों के लिए यूज होता है कौन, ओल्डर और ओल्डेस्ट। तो इतनी बात केवल सीख लीजिए यहाँ पे, जो मैंने 4 वर्ड लिख दिया, अब आपको कभी भूलने वाले नहीं है ये कि इनका यूज किस प्रकार से करते हैं। ब्लड रिलेशन कौन सा शो कराता है, कौन सा नो ब्लड रिलेशन शो कराता है। कि इल्डर और ओल्डेस्ट जो होते हैं वो पर्सन के लिए आते हैं, और ओल्डर जो ओल्डेस्ट होता है वो पर्सन और वस्तुएं यानी जो निर्जीव वस्तुएं हैं दोनों के लिए आता है। अब आइए देखते हैं इनका यूज किस प्रकार से होता है बाय एग्जाम्पल। ये जितना मैंने लिखवा दिया यहाँ पे आप लोग नोट कर सकते हैं, जितना मैंने लिखा है इल्डर, इल्डेस्ट, ओल्डर, ओल्डेस्ट। आइए देखते हैं आगे। अच्छा सा कॉन्सेप्ट था, इस वजह से मैंने सोचा जब इतना प्रोनाउन टॉपिक में समझा ही दिया है तो कुछ ऐसे टॉपिक क्यों छोड़ दिए जाएं ताकि जो एग्ज़ाम में अगर आ जाते हैं तो एक प्रॉब्लम सी खड़ी कर दें। तो ऐसा कुछ बचना नहीं चाहिए आपके एग्ज़ाम के लिए। हर वो चीज़ यहाँ पे क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। देखो इनका यूज किस प्रकार से होते हैं। लिखा है ही इज़ elder, he is elder oblique older than his brother, ये आपकी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ गया। अब आपसे पूछा गया कि यहाँ पे होना क्या चाहिए, तो आपने ये बता दिया। यहाँ पे दैन लिखा, यहाँ पे और टू भी लिख लीजिए। बड़ा मज़ा आ गया, दैन और टू, इल्डर और ओल्डर। अब यहाँ पे आएगा क्या, बस सीखने की बात तो यही हो रही है कि यहाँ पे आना क्या चाहिए, इल्डर आना चाहिए या फिर ओल्डर आना चाहिए, दैन आना चाहिए या फिर टू आना चाहिए। बड़ा मज़ा आने वाला है। एक ही कॉन्सेप्ट में आप हर वो चीज़ सीखने वाले हो। देखिए मैंने बोला इल्डर जो होता है ब्लड रिलेशन शो कराता है। इल्डर जो होता है ब्लड रिलेशन शो कराता है फॉर टू, दो के लिए आता है। एक तो ही हो गया, एक तो क्या हो गया, हिज ब्रदर। दो हो गए, चलिए कोई बात नहीं, दो की बात हो रहा है, ठीक है। इल्डर और ओल्डर, यहाँ पे इल्डेस्ट और ओल्डेस्ट की बात हो ही नहीं सकती क्योंकि दो की बात हो रही है। अब सीखना है इल्डर आएगा कि ओल्डर आएगा। देखो ही लिखा है हिज ब्रदर, मैं मेरा भाई, क्या हुआ, खून का रिश्ता हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, एक ही परिवार के लोग हो गए, एक ही फैमिली के लोग हो गए, तो क्या हो गया यहाँ पे, ब्लड रिलेशन हो गया। और जब ब्लड रिलेशन हो गया तो मैंने क्या बताया, इल्डर आता है कि ओल्डर। कमेंट बॉक्स में जाइए, तुरंत छाप दीजिए जो कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया है कि इल्डर आता है या फिर ओल्डर। क्योंकि ब्लड रिलेशन शो करा रहा है, इस वजह से यहाँ पे क्या आता है, इल्डर आता है, ना कि ओल्डर। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, इल्डर आना चाहिए, ओल्डर नहीं आएगा।
अब बात है डिग्री ऑफ कंपैरिजन का सेंटेंस चल रहा है, प्रीपोजिशन क्या आता है। तो प्रीपोजिशन देखो यहाँ पे क्या लिखा, देन लिखा है यहाँ पे टू। तो मैंने क्या बताया, इल्डर के साथ में क्या आता है, टू, ओल्डर के साथ में देन है। जब इल्डर का यूज हो रहा है तो यहाँ पे देन का क्या काम है, देन का क्या काम है। अगर ओल्डर यूज होता तो फिर देन सही हो जाता, बट यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, इल्डर। यहाँ पे इस वजह से आना चाहिए टू आना चाहिए, ना कि देन आना चाहिए। तो समझ में आ गया होगा एक एग्जांपल में कि कहाँ पे इल्डर आता है, कहाँ पे ओल्डर आता है, कहाँ पे देन होगा, कहाँ पे टू होगा। चलिए और एग्जांपल देखते हैं, बड़ा मज़ा आने वाला है। ये जो कॉन्सेप्ट है इसको छोटा समझ के मत सीखिए, इसको एक ऐसा कॉन्सेप्ट सीखिए जो आपको पहली बार सीखने को मिल रहा होगा कि कहाँ पे इल्डर आता है, कहाँ पे ओल्डर आता है, कहाँ पे इल्डेस्ट और कहाँ पे ओल्डेस्ट। ये आपने अच्छी तरीके से जान लिया। कॉन्सेप्ट के थ्रू, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। लिखा है मिस्टर राम इज ओल्डेस्ट member of his family, ये एग्जाम्पल लिखा है आपके सामने, लिखा है मिस्टर राम इज ओल्डेस्ट मेंबर ऑफ हिज फैमिली। अब यहाँ पे देखो ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, इसके बाद ये जितना लिखा है ये सब क्या हो गया, डी ऑप्शन हो गया। एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, लिखा मिस्टर राम इज ओल्डेस्ट मेंबर ऑफ हिज फैमिली। ये एग्जाम में आपके क्वेश्चन दिया है, अब पूछ लिया गया सर यहाँ पे ये बता दीजिए कि गलती क्या है, कौन सा पार्ट है जो गलत है, विच पार्ट ऑफ दिस सेंटेंस हैज़ एन एरर। यहाँ पे कौन सा ऐसा पार्ट है जिस सेंटेंस का गलत है। तो आपके आंसर आने शुरू हो गए, रिप्लाई आने शुरू हो गए। तो आपने ये बोला कि यहाँ पे देखो ओल्डेस्ट क्यों नहीं आएगा या फिर इल्डेस्ट क्यों नहीं आएगा। देखो यहाँ पे देखो गलती बस यही में है, बाकी मिस्टर राम इज मेंबर ऑफ हिज फैमिली कोई दिक्कत नहीं, उसमें इल्डेस्ट लिखा है, ओल्डेस्ट लिखा है। अब देखो मैंने क्या बोला, ब्लड रिलेशन शो कराता है, एक फैमिली की बात होती है, एक परिवार की बात होती है, यहाँ पे एक फैमिली की बात हो रही ना, एक फैमिली की बात हो रही ना, तो यहाँ पे ओल्डेस्ट आना चाहिए कि इल्डेस्ट। तो आपके रिप्लाई आने शुरू हो गए, बोला सर यहाँ पे इल्डेस्ट आना चाहिए। इल्डेस्ट क्यों आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्या शो करा रहा है, ब्लड रिलेशन, मिस्टर राम और राम की फैमिली। तो मिस्टर राम की फैमिली में हिज वाइफ, हिज ब्रदर, हिज ब्रदर एंड हिज सिस्टर, हिज सन, हिज डॉटर, ये सब क्या हो जाएंगे, फैमिली मेंबर हो जाएंगे, फैमिली मेंबर हो जाएंगे। क्या शो करा रहा है, ब्लड रिलेशन शो करा। जब ब्लड रिलेशन शो कराता है तो वहां पे ओल्डेस्ट नहीं आता, क्या आता है, इल्डेस्ट आता है। समझ गए ना, कहां पे इल्डेस्ट आएगा और कहां पे ओल्डेस्ट आएगा। आइए एक एग्जांपल और देखते हैं। और मैंने बोला जो ओल्डेस्ट होता है, ओल्डर होता है, ये पर्सन और थिंग्स यानी निर्जीव वस्तुओं दोनों के लिए आता है, बट जो इल्डर और इल्डेस्ट होगा ये ओनली पर्सन के लिए आता है। देखते हैं अगला एग्जांपल, दिस बिल्डिंग इज ओल्डेस्ट ऑब्लिक इल्डेस्ट बिल्डिंग।
ये छोटा सा एग्जाम्पल आपके सामने लिखा है। अब यहाँ पे ये आपको यूज चूज करना है, कहाँ पे ओल्डेस्ट आएगा या फिर इल्डेस्ट आएगा। आपके रिप्लाई आने शुरू हो गए। आपने ये बताया सर जब बिल्डिंग की बात हो रही है तो बिल्डिंग क्या होता है, निर्जीव होता है, और जबकि इल्डेस्ट जिसके लिए आता है, पर्सन के लिए आता है। तो यहाँ पे बिल्डिंग कोई पर्सन तो है नहीं है, निर्जीव चीज़ है, तो निर्जीव चीज़ के लिए क्या आता है, इल्डेस्ट ना आकर के क्या आता है, ओल्डेस्ट आता है। इल्डेस्ट नहीं आता है, इल्डेस्ट नहीं आता है, ओल्डेस्ट आता है, क्योंकि ओल्डेस्ट जो होता है वो पर्सन के लिए भी आ सकता है और निर्जीव वस्तु के लिए भी आ सकता है, बट जो इल्डेस्ट होगा वो ओनली पर्सन। तो यहाँ पर्सन की बात तो बिल्कुल नहीं हो रही थी, इस वजह से इल्डेस्ट तो बिल्कुल ही नहीं आना चाहिए था। यहाँ पर क्या होना चाहिए था, ओल्डेस्ट। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। एक एग्जाम्पल और देख लीजिए इसी ओल्डेस्ट और ओल्डर का। इसके बाद में अगला हम कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं आपके सामने। अगला कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा जाने वाला है। इस कॉन्सेप्ट को सीखिए। पहले लिखा है मिस्टर शर्मा इज ओल्डेस्ट इल्डेस्ट ओल्डर इल्डर पर्सन ऑफ हिज लोकेलिटी। ये आपके सामने एग्जाम्पल आ गया। अब आपको ये चूज करना है कि ये मैंने 4 ऑप्शन दे दिए हैं, चार ऑप्शन ए बी सी डी, इन चारों में से कौन सा एक होगा वर्ड, ये आपको चूज करना है। आपको सेंटेंस देखना है, सेंटेंस का क्या जा रहा है, भाव क्या जा रहा है, उसका सेंस क्या जा रहा है, ये देखना है। इसके अकॉर्डिंग आपका रिप्लाई तुरंत आ जाएगा। यहाँ पर लिखा मिस्टर शर्मा इज ओल्डेस्ट इल्डर पर्सन ऑफ हिज लोकेलिटी। तो यहाँ पे देखो लोकेलिटी की बात हो रही है, एक समाज है, एक एरिया है, एक गांव की बात हो रही है, एक क्षेत्र की बात हो रही है। तो वहाँ पे क्या बात हो रही है, ब्लड रिलेशन शो करा रहा है ना, नहीं शो करा रहा है। ब्लड रिलेशन में केवल एक परिवार के लोग आते हैं, बट यहाँ पे एक क्षेत्र की बात हो रही है, एक लोकेलिटी की बात हो रही है। तो यहाँ पे आपको ये समझ में आ गया कि इल्डेस्ट और इल्डर तो बिल्कुल ही नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इस वजह से कि ब्लड रिलेशन शो नहीं करा रहा है, तो इल्डेस्ट नहीं आना चाहिए। अब देखो ओल्डर आता है यानी कि फार टू, 2 के लिए आता है, 2 पर्सन। यहाँ पे 2 पर्सन है, पूरी लोकेलिटी में मिस्टर शर्मा की बात हो रही, तो यहाँ पे काफ़ी पर्सन हो गए। तो यहाँ पे ओल्डर तो आना नहीं चाहिए, इल्डर तो आना नहीं चाहिए, तो आएगा क्या, ओल्डेस्ट आना चाहिए। ओल्डेस्ट आना चाहिए क्योंकि ब्लड रिलेशन शो ना करा रहा था, इस वजह से इल्डेस्ट नहीं आएगा। ओल्डेस्ट इस वजह से आएगा क्योंकि यहाँ पे पूरे लोकेलिटी की बात हो रही है, ब्लड रिलेशन शो नहीं करा रहा है। और ओल्डेस्ट मैंने बताया ना कि पर्सन के लिए भी आता है, थिंग्स के लिए भी आता है। यहाँ पे पर्सन की बात थी। इसके पहले जो मैंने एग्जाम्पल समझाया था, दिस बिल्डिंग इज ओल्डेस्ट बिल्डिंग, तो यहाँ पे क्या हो रही थी, थिंग्स की बात हो रही थी, एक वस्तु की बात हो रही थी, निर्जीव वस्तु थी। यहाँ पे क्या हो रहा, पर्सन की। तो आपको अब ये समझ में आ गया होगा कि कहाँ पे ओल्डेस्ट आएगा, कहाँ पे इल्डेस्ट आएगा, कहाँ पे ओल्डर आएगा और कहाँ पे इल्डर आएगा। आइए अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। इसी में एक बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट जाने वाला है, उसको सीखते हैं किस प्रकार से यूज होता है उसका। तो आइए प्रोनाउन टॉपिक में एक अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जाएगा यहाँ पे। देखते हैं, इसको अच्छी तरीके से सीखना है, इसमें ज़रा सा भी लापरवाही ना करके इसको अच्छी तरीके से एक बार अगर दिमाग में बैठा लोगे तो फिर कभी भूलने वाले नहीं हो कि यहाँ पे होना क्या चाहिए, किस प्रकार से इसका यूज होता है। बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को देखना है। लिखा है वैसे तो मेरी कोई ख़ास वजह नहीं है कामयाब होने की, वैसे तो मेरी कोई ख़ास वजह नहीं है कामयाब होने की, बस दिल में एक जिद लिए बैठे हैं, बस दिल में एक जिद लिए बैठे हैं तकदीर को उसकी औकात याद दिला देने की। तो आइए देखते हैं अगला एग्जाम्पल। यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, देखो ऐसे लिखा है इंजॉय, अवेल, इंट्रोड्यूस, अब्सेंट। इंजॉय, यहाँ पे देखो वर्ड हम लिखे दे रहे हैं, लिखा है इंजॉय
अवेल, इंजॉय, अवेल, इंट्रोड्यूस, मैंने इंजॉय, अवेल, इंट्रोड्यूस, अपसेंट और अडेप्ट, ये सब जितने मैंने वर्ड यहाँ पे लिख दिए। यहाँ पे देख लीजिए और बड़ा बड़ा में हम लिखे दे रहे हैं। यहाँ पे हमने बोला कि इंजॉय लिखा है, ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, इसको एक बार में सीखना है। इंजॉय लिखा है ये, इंजॉय, अवेल, इंजॉय, अवेल, इंट्रोड्यूस, इंट्रोड्यूस, अडेप्ट, अडेप्ट, इसके बाद में लिखा है अब्सेंट, अब्सेंट। अगर ये जितने मैंने वर्ड लिख दिए, जितनी भी वर्ब मैंने लिख दिए, अगर इनके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता है, इनके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता है, तो वहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा तो क्या आएगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता क्या है? जैसे मान लीजिए लिखा है हर सेल्फ, योर सेल्फ, माई सेल्फ, ये क्या होते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। तो इंजॉय, अवेल, इंट्रोड्यूस, अडेप्ट, अब्सेंट, इनके बाद अगर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं आता है तो उसके बाद अगर हम ऑब्जेक्ट यूज करते हैं तो ऑब्जेक्ट कौन सा होना चाहिए? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट होना चाहिए, और वहाँ पे कोई भी अदर ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। और यहाँ पे मैंने जितने बताया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के, यहाँ पे देख लीजिए, जैसे लिखा है माई सेल्फ, माई सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, हर सेल्फ, ये जैसे लिख दिए मैंने, तो ये क्या हो जाते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ये सभी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं, और ये ऑब्जेक्ट केस में होते हैं, ऑब्जेक्टिव केस में। कभी भी इनका यूज हम सब्जेक्टिव केस में नहीं कर सकते हैं। कैसे केस में होते हैं ये? ऑब्जेक्टिव केस में होते हैं। इतना सा कॉन्सेप्ट पहले अपने दिमाग में रख लीजिए। इसका यूज जब होगा तब आपको लगेगा कि यहाँ पे इसका यूज किस प्रकार से होता है सेंटेंस के अंदर, यहाँ पे गलती कैसे पूछ ली जाती है, अभी बताते हैं आपको। पहले इतना कॉन्सेप्ट सीख लीजिए कि इंजॉय, अवेल, इंट्रोड्यूस, अडेप्ट, अब्सेंट, अगर इनके बाद ऑब्जेक्ट दिया है, पर्सनली ऑब्जेक्ट अपना खुद का है, कोई दिक्कत नहीं। बट अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो फिर अगर कोई ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा तो क्या आएगा? ऑब्जेक्टिव केस के रूप में आएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। माई सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, ये आते हैं। जैसे आपने बोला कि सर आप बोल चुके हैं कि प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है। बिल्कुल प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है। एक सेंटेंस लिख दिया, उसमें प्रीपोजिशन लिखा है, तो आपने कहा यहाँ पे सर प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है, सेंटेंस का ऑब्जेक्ट नहीं, वो प्रीपोजिशन है। हर प्रीपोजिशन, जितने भी प्रीपोजिशन होंगे, एक प्रीपोजिशन होगा, एक ऑब्जेक्ट लेगा। अगर दो प्रीपोजिशन एक सेंटेंस में तो दो ऑब्जेक्ट लेंगे, तो वो ऑब्जेक्ट किसका हो जाएगा? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। वो अपना खुद का एक ऑब्जेक्ट नहीं होगा। वो किसका ऑब्जेक्ट होगा? प्रीपोजिशन का। तो अगर कोई सेंटेंस लिखा है, फिर से सुन लीजिए रूल, इंजॉय, अवेल, इंट्रोड्यूस, अडेप्ट, अब्सेंट, ये अगर लिखे हैं, इनके बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट आता है, खुद का पर्सनली ऑब्जेक्ट होता है, खुद प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बट अगर इनके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता है तो फिर हमको ऑब्जेक्ट के रूप में क्या लाना पड़ेगा? ऑब्जेक्टिव केस के रूप में लाना पड़ेगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, माई सेल्फ, योर सेल्फ और हर सेल्फ। अब इसका यूज देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट है, इसको एक बार में अपने दिमाग में बैठा लीजिए, कभी भूलने वाले नहीं हो आप। यहाँ पे होगा क्या, ये सीखना है आपको। तो आइए देखते हैं इसका यूज किस प्रकार से होता है, ये हम आपको सिखाने वाले हैं। यहाँ पे जितना भी मैंने लिख दिया कि क्या बताया, इंजॉय, अवेल, इंट्रोड्यूस, अब्सेंट, अडेप्ट, ये जो होते हैं, अगर इनके बाद कोई ऑब्जेक्ट लिखा है तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए सेंटेंस में। बट अगर ऑब्जेक्ट नहीं लिखा है तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा हमको? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूप में हर सेल्फ, योर सेल्फ, माई सेल्फ और सेल्फ, ये सब लिखने पड़ते हैं, दे सेल्फ। और बता दें कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जितने मैंने बोले कि कभी भी सब्जेक्ट नहीं बन सकते, हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में ही होते हैं। कभी भी ये क्या नहीं बन सकते? सब्जेक्ट नहीं बन सकते। इतना बस दिमाग में बैठा लीजिए कॉन्सेप्ट। इसके बाद एग्जाम्पल के थ्रू आपको हर वो चीज़ क्लियर होने वाली है। यहाँ पे देखते हैं, लिखा है सी enjoyed, she enjoyed cricket,
सी इंजॉयड क्रिकेट लिखा है, सी इंजॉयड क्रिकेट। ये सब्जेक्ट इंजॉयड, मैंने क्या बोला, इंजॉय, अवेल, इंट्रोड्यूस, अपसेंट, अडेप्ट, इनके बाद अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया तो ये तो ऑब्जेक्ट हो गया, ये तो सब्जेक्ट हो गया और ये हमारी वर्ब हो गई और ये ऑब्जेक्ट, तो ये तो ऑब्जेक्ट हो गया। पर्सनली ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस है ये, कोई दिक्कत नहीं है, सेंटेंस सही हो गया, इसमें कोई करेक्शन नहीं होना चाहिए। बट अगला एग्जांपल देखते हैं, इसी में लिखा है सी इंजॉयड, सी enjoyed during the game, she enjoyed during the game। अब यहाँ पे ड्यूरिंग क्या हो गया, ड्यूरिंग हमारा हो गया प्रीपोजिशन, तो ये ऑब्जेक्ट किसका हो गया, आपने कहा ये सर ये सेंटेंस लिखा है सी इंजॉयड ड्यूरिंग द गेम, तो यहाँ पे गेम जो है ऑब्जेक्ट हो, बिल्कुल ऑब्जेक्ट हो गया, मैंने मना नहीं किया कि ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट है। बट यहाँ पे देखो ड्यूरिंग क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट, तो ये ऑब्जेक्ट किसका हो गया, ये इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, चूंकि हर एक प्रीपोजिशन अपना एक खुद का ऑब्जेक्ट लेता है, तो यहाँ पे क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया किसका, ये ऑब्जेक्ट हो गया इस प्रीपोजिशन का। अब हमको लगाना पड़ेगा ऑब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस, यहाँ पे इस सेंटेंस का एक ऑब्जेक्ट चाहिए अलग से, तो अब अलग से ऑब्जेक्ट लगाने के लिए मैंने क्या बनाया, क्या बताया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हर सेल्फ, माई सेल्फ, योर सेल्फ, ये क्या होते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं, इनका यूज किया जाता है सेंटेंस के अंदर। तो यहाँ पे सी लिखा है, सी के लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होता है हर सेल्फ होता है, ही के लिए हिज सेल्फ, हिम सेल्फ, और माई के लिए माई सेल्फ, आई के लिए, और इसके बाद यू के लिए योर सेल्फ, ये होते हैं। तो यहाँ पे इंजॉयड इनके तुरंत बाद ही लगाया जाता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ये ऑब्जेक्टिव केस में होते हैं, इनको सब्जेक्टिव केस में लिखने की ज़रूरत नहीं होती, इनको कभी भी हम सब्जेक्टिव केस में नहीं बना सकते। तो यहाँ पे ये क्या लिख गया सी इंजॉयड माई सेल्फ, सी इंजॉयड हरसेल्फ ड्यूरिंग द गेम। इसके बाद में जैसे लिखा था, अगला देख लीजिए एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल जो मैंने समझाया सी इंजॉयड हरसेल्फ, यहाँ पे हरसेल्फ क्यों आया, क्योंकि इसका अपना खुद का ऑब्जेक्ट नहीं था इस सेंटेंस का, क्योंकि वो प्रीपोजिशन लिखा था, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है, हर एक प्रीपोजिशन एक अपना ऑब्जेक्ट लेता है खुद का, तो वो ऑब्जेक्ट जो था वो प्रीपोजिशन का था, यहाँ पे उसका ऑब्जेक्ट नहीं था। सेंटेंस का ऑब्जेक्ट हमको चाहिए, हर एक सेंटेंस का ऑब्जेक्ट चाहिए, हर एक सेंटेंस में ऑब्जेक्ट जब दिलाने के लिए हमको क्या चाहिए था, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन चाहिए था। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मैंने बताया कि हमेशा जो होते हैं ऑब्जेक्टिव केस में होते हैं, ये कभी भी सब्जेक्टिव केस में यूज नहीं किए जाते हैं, सब्जेक्टिव केस में इनका यूज नहीं होता है, यहाँ पे सब्जेक्टिव केस में इनका यूज नहीं कर सकते। लिखा है अगला एग्जांपल देख लीजिए, आई इंट्रोड्यूस्ड बिफोर द जज, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया। अब यहाँ पे आपने देखा आई इंट्रोड्यूस बिफोर द जज, सेंटेंस तो बिल्कुल सही लग रहा है, पढ़ने में देखने में हर तरीके से सही लग रहा है, तो यहाँ पे आप ये लिख देंगे नो इरर। बट भाई एक बार दिमाग लगा लीजिए, सेंटेंस को जरा से देखिए, निचोड़ करके रख दो इस सेंटेंस को। यहाँ पे लिखा आई क्या है, सब्जेक्ट, इंट्रोड्यूस मैंने बोला इंजॉय, इंट्रोड्यूस, अवेल, अडेप्ट, अपसेंट, अगर इनके बाद ऑब्जेक्ट यानी कि कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो वहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है, योर सेल्फ, माई सेल्फ, हर सेल्फ, ये सब क्या होते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं, और ये सदा किस रूप में, ऑब्जेक्टिव केस में यूज होते हैं, इनका सब्जेक्टिव केस में यूज नहीं होता। बिफोर से देखना है, आपने कहा द जज लिखा है, सर ये तो ऑब्जेक्ट हो गया, बिल्कुल हो गया, मैंने मना नहीं किया कि ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट है, बट उसके पहले दिमाग लगा लो, यहाँ पे क्या लिखा है, बिफोर लिखा है। बिफोर क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया,
हर एक प्रीपोजिशन अपना ऑब्जेक्ट लेगा। तो ये ऑब्जेक्ट किसका हो जाएगा, इस सेंटेंस का या फिर प्रीपोजिशन वाला ऑब्जेक्ट। तो ये ऑब्जेक्ट आपने बोला सर ये तो प्रीपोजिशन वाला ऑब्जेक्ट हो गया। जब ये प्रीपोजिशन वाला ऑब्जेक्ट हो गया तो अब हमको एक नया ऑब्जेक्ट चाहिए, एक नया ऑब्जेक्ट चाहिए। तो नया ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्या चाहिए हमको, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन चाहिए, क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव केस में होते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, इंट्रोड्यूस, अवेल, अब्सेंट और अडेप्ट, इनके तुरंत बाद ही ऑब्जेक्ट, क्योंकि वर्ब के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट आती है, समझे, वर्ब के तुरंत बाद ही तो आती है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यही तो रूल आज तक पढ़ते चले आ रहे हो कि वर्ब के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट। तो वर्ब के तुरंत बाद क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस में जो आई के लिए होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, माई सेल्फ होता है, माई सेल्फ। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, माई सेल्फ होना चाहिए था। आई इंट्रोड्यूस्ड माई सेल्फ बिफोर द जज, ये एक इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट था, इसको सीखना जरूरी था। इसके बाद में अगला देखते हैं एग्जाम्पल, इसी में देख लो, लिखा है माई सेल्फ इज रमेश, माई सेल्फ इज रमेश। जब हमसे ये बोला जाता है कि अपना इंट्रोडक्शन दो, अपने बारे में कुछ बताओ, तो हमारे जो काफ़ी फ्रेंड्स होते हैं वो अच्छे इंग्लिश के ज्ञाता होते हैं, अच्छी तरीके से इंग्लिश उनको पता होती है, इस वजह से स्पीकिंग क्या लिख देते हैं, माई सेल्फ लिख देते हैं। बट मैंने क्या बताया भाई, माई सेल्फ क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है वो ऑब्जेक्टिव केस में होता है, ना कि सब्जेक्टिव केस में। तो सब्जेक्ट तो बिल्कुल बनाना ही नहीं है। तो यहाँ पे माई सेल्फ होना चाहिए था कि आई होना चाहिए था, तो क्या होना चाहिए था, आई। आपके रिप्लाई आना शुरू हो गया कि आई होना चाहिए। आई क्यों होना चाहिए, क्योंकि आई जो होता है वो सब्जेक्टिव केस में होता है, माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है और ये ऑब्जेक्टिव केस में होता है। तो स्पीकिंग में भाई हम माई सेल्फ भी नहीं लिख सकते, क्योंकि आपको अगर देखो तो ग्रामेटिकली, ग्रामर के तरीके से क्या सही होना चाहिए था, आई सही होना चाहिए था, क्योंकि मैंने रूल बताया आपको कि माई सेल्फ जो होता है, हर सेल्फ जो होते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होते हैं ऑब्जेक्टिव केस में होते हैं। तो आज का ये जो यूज था, जितने मैंने कॉन्सेप्ट बताए, कहते हैं कि यूं ही नहीं मिलती मंजिल, यूं ही नहीं मिलती मंजिल, सोचने से चलना भी ज़रूरी है कामयाबी पाने के लिए। तो चलते चलिए, एक मेहनत करते चलिए, हर वो चीज़ आपको हासिल होगी। एग्जाम के पहले हर वो चीज़ क्लियर होने वाली है। आज से आपका प्रोनाउन टॉपिक खत्म होता है। मैंने आज क्या सिखाया आपको एक बार रिमाइंड कर लीजिए। मैंने डिफरेंस बिटवीन बताया, किसमें, ओल्डर में, इल्डर में, और इसके बाद में इल्डेस्ट में और ओल्डेस्ट में, ये अंतर बताया आपको। इसके बाद में कहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करते हैं और कहाँ पे यूज नहीं करते, मैंने बोला कि इंट्रोड्यूस, अवेल, एंजॉय, अडेप्ट, अब्सेंट, इनके बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट लिखा होता है तो वो ऑब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस हो जाता है, फिर ऑब्जेक्ट नहीं लिखते। लेकिन अगर प्रीपोजिशन दिया है तो ये जो ऑब्जेक्ट होगा ये प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट ऑफ दिस प्रीपोजिशन होगा, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा। हमको एक नया ऑब्जेक्ट लाना पड़ेगा। नए ऑब्जेक्ट को लाने के लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपके सामने है, माई सेल्फ, योर सेल्फ, क्या होते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। तो आज की क्लास में मैंने जितना भी समझाया, उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाकर के ये बता दीजिए कि सर हमको ये रूल आपका नहीं समझ में आया, आपको दोबारा वो रूल और वो कॉन्सेप्ट तुरंत क्लियर कराया जाएगा, तुरंत वो एग्जाम्पल आपको क्लियर कराए जाएंगे। बस अगर क्लास में मजा आया हो, कुछ नया सीखने को मिला हो, कुछ अच्छा सीखने को मिला हो, तो जिस भी हमारे सोल्जर्स ने क्लास को लाइक ना किया हो, लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए, क्योंकि अच्छा कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। और आपके अपने चैनल उत्तम ज्ञान पॉइंट को सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए। जय हिंद फ्रेंड्स, कल मिलते हैं। कल आपका टॉपिक स्टार्ट होगा वर्ब टॉपिक। चलिए फ्रेंड्स, कल मिलते हैं आपको। जय हिंद सोल्जर सभी।